पीटीआई की कोर कमेटी का एलामिया आया, फिर तर्जुमान साहब ने हमारे प्रोग्राम पे बात की और कल ये तफसीली फैसला भी सामने आ गया है। तो ऐसा तो नहीं लग रहा कि मामलात यहाँ से कहीं कम होंगे, शिद्दत कम होगी? शिद्दत तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जी बिल्कुल, शिद्दत तो बढ़ती हुई नज़र आ रही है, मगर इसके ज़िम्मेदार अगर पीटीआई है तो उसके साथ साथ मैं समझता हूँ अदलिया भी उसकी ज़िम्मेदार है। और ख़ास तौर पे ये जो बराह रास्त नशियात वाला फ़ैसला आया है ये इंतहाई गैर मंतकी और बहुत अजीब व गरीब है, क्योंकि किसी भी मुल्क की सुप्रीम कोर्ट जो होती है वो आला तरीन अदालत होती है और उसके जो जजेज़ हैं वो एक पहाड़ की मानंद होते हैं। उनको ये फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई सियासतदान रोस्टम पे आता है या कोई गैर सियासी रोस्टम पे आता है, कोई ताकतवर आता है या कमज़ोर आता है, और अगर वो कोई खिताब करता है या खुतबा करता है तो जजों के पास ये अख्तियार होता है उसको रोक देने का। तो जिस किस्म की वजूहात वो उस तफसीली जो ऑर्डर में लिखी गई हैं बराह रास्त नशियात ना दिखाने की, अगर कोई सियासतदान कोई ऐसी बात करेगा भी जो अभी उसकी नहीं है और पहले से एप्रीहेंशन का लफ्ज़ यूज़ किया गया है किसी को रोकने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट के जजों के पास अख्तियार है कि आप उसको रोक देते हैं। या तो आपको ये शक है कि कहीं वो 13 जनवरी के फ़ैसले का जिक्र ना कर दें खान साहब, तो इस तरह की एप्रीहेंशंस की बुनियाद पे और फिर ये कहना कि सियासतदान जो होते हैं इसको सियासी प्लेटफॉर्म बना देते हैं। मेरे तो ख्याल में जो सुप्रीम कोर्ट बहुत सारे सियासतदानों को बुलाए बगैर करती है वो भी किसी सियासत से कम तो नहीं होता। वो जो लाइव ट्रांसमिशन हमने आज तक देखी हैं बहुत सारे मामलात में, और जो जजेस के रिमार्क्स आते हैं, जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स और सवालात होते हैं, क्या वो ग्रैंड स्टैंडिंग नहीं होती? क्या वो सियासत नहीं होती? क्या वो एक पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस नहीं किया जा रहा होता है ख़ास फैसले के लिए? तो इसमें पर यह भी कहा जाता है कि पब्लिक परसेप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं लोग या सियासतदान। तो भाई पब्लिक परसेप्शन से आप क्यों घबरा रहे हैं? फिर आप ये कहते हैं कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है। मुझे अफसोस इस बात का है कि जजों ने उस पब्लिक इंटरेस्ट की तशरीह ये की है कि वो मामला जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट लेती है, हालांकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की तशरीह नहीं है। पब्लिक इंटरेस्ट है वो मफाद आमा, पब्लिक इंपॉर्टेंस भी वही है कि जो अवाम के मुफाद की जो चीज़ है, और ज़रूरी नहीं है लोग उसमें दिलचस्पी ले रहे हों, मगर वो अवाम के मुफाद की है। क्योंकि 22 करोड़ अवाम ने LLB नहीं किया हुआ, वो वकील या जज नहीं है, उन्हें नहीं पता उनके मुफाद में क्या है। तो जजों ने यह तय करना है कि ये अवाम के मुफाद में है, ना कि जजों ने यह कहना है कि पब्लिक इंटरेस्ट नहीं ले रही। ये वो वाला पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है जो जिसको तशरीह जो है। क्योंकि जब ये आपको इनफैक्ट जब ये फैसला हुआ था जजेस ने ये फैसला किया कि इमरान खान को हम वीडियो लिंक के जरिए इस केस में सुन लेंगे, तो वो भी मेरे ख्याल से लाइव स्ट्रीम किया गया था उस वक्त। एग्जैक्टली वो फैसला लाइव स्ट्रीम किया गया। देखिए बात यह है कि फैसला नहीं, इनफैक्ट वो समाज लाइव स्ट्रीम की गई थी। वो समाज जो थी, देखिए बात यह है कि इमरान खान है या कोई भी कैदी, अगर उसको आपने एक वीडियो लिंक पे अदालत में बुला ही लिया है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो मैटर है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है आर्टिकल 184(3) के तहत, और इसकी समातें लाइव पहले हो चुकी हैं जैसे आपने अभी जिक्र किया, तो क्या वजह है कि सिर्फ एक सियासतदान की वजह से आपने उसकी लाइव ट्रांसमिशन बंद कर दी? एक पीटीआई के एडवोकेट जो केपी के एडवोकेट जनरल था, उनका मौक़िफ़ ये डिस्क्रिमिनेशन था। अदालत ने तो अपने फैसले में कहा डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, हमारी डिस्क्रिशन है कि कब हम ये इजाज़त देंगे। नहीं, ये बात नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट वैलिड इसलिए भी था कि अगर चारों सूबों को बुलाया हुआ है और एक सूबा है, एक हुकूमत है, वो कह रही है कि हमें सुना जाए, और वो हुकूमत बतौर एक फ़रीक एक मौक़िफ़ ले रही है कि उसको बराह रास्त दिखाया जाए, तो सूबा इस तरह डिस्क्रिमिनेट हो रहा है कि उस सूबे में जो हुक्मरान जमात है उसका एक लीडर है, वो बात करना चाह रहा है और वो हुक्मरान जमात सुप्रीम कोर्ट से कह रही है कि इसको सुना जाए, तो उस सूबे को एक फ़रीक के तौर पे लिया जाए ना। उस सूबे को एक सियासतदान की हमायती के तौर पे क्यों लिया जा रहा है? वो सूबाई हुकूमत है, उसका एक मौक़िफ़ है, फिर आपने उसको सुने बगैर ये फ़ैसला दे दिया 5 जजों ने। अभी उसने दलाइल शुरू भी नहीं किए थे और एक जुमला बोला था आर्टिकल 25 का, और 500 जजेस चले गए और वापस आके फैसला सुना दिया। आपने आर्गूमेंट सुना ही नहीं, और उस ऑर्डर में भी किसी आर्गूमेंट का जिक्र नहीं है, और ये बड़ी गैर मामूली बात थी। दूसरी तरफ ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी स्ट्रेटजी है, तो रऊफ हसन साहब कह रहे हैं कि कोर कमेटी के एलामिया में बड़ा वाज़ेह कि उनको नहीं बैठना चाहिए हमारे केसेस में, लेकिन फैसला कानूनी टीम करेगी, और गालिबन कानूनी टीम का ये फैसला नहीं है कि वो कहेंगे चीफ जस्टिस साहब को कि आप इससे अलग हो जाएं। लेकिन कल आपने देखा कि एडवोकेट जनरल साहब वाली कंट्रोवर्सी सामने आई। खबरें थी कि शायद जो है उन्होंने ख़त लिख दिया, लेकिन उन्होंने आके उसको रद्द कर दिया। अब आपको लग रहा है कि कानूनी तौर पे भी तहरीक इंसाफ ये फैसला कल कर सकती है? देखिए बिल्कुल कर सकती है। देखिए ये हर फरीक का राइट है, और फरीक चाहे सूबाई हुकूमत है चाहे कोई सियासी जमात है, ये उसका राइट है अगर वो समझती है कि किसी जज को नहीं बैठना चाहिए। और यही काजी फाजिसा थे जिनके मुतालिक इनके साथी जजों ने 5 जजों ने ये ऑर्डर में ऑब्जर्वेशन लिख दी थी, हुक्म नहीं था। बहुत से लोग कहते हैं हुक्म था कि इमरान खान से मुतालिक इनको केस नहीं सुनने चाहिए। ये रिमार्क्स थे या ऑब्जर्वेशन थे, ये कोई डायरेक्शन या जजमेंट नहीं थी।
तो ये चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में इस बेंच ने ऑर्डर दिया था और उसकी वजह थी एक, वो वजह अब हमें समझ आती है जब से हम 13 जनवरी का फैसला देख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने किया बल्ले के निशान के हवाले से, जो कि इस तमाम आज के सियासी बहरान की जड़ है और इस फसाद की जड़ है, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। तो मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस का बेंच पे होना, चाहे कोई एतराज़ करे या ना करे, हमारे लिए तो बड़ा अच्छा है। हम फिर कम से कम ये तो बता सकेंगे ना कि जो भी चीफ जस्टिस काजी फैसला जिस तरीके से भी फुल कोर्ट को चला रहे हैं, या जो सवालात कर रहे हैं या किसी और को सवाल नहीं करने दे रहे, या जो जवाबात मांग रहे या किसी और को जवाब नहीं देने दे रहे, तो उसका पस मंज़र क्या है ये हम बताने की पोजीशन में होंगे। हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो केस सुनते या नहीं सुनते, मगर कम से कम हम इस पोजीशन में ज़रूर होंगे कि चीफ जस्टिस काजी फैसला क्या वो कंसिस्टेंट हैं 13 जनवरी के फैसले के हवाले से, या फिर वो कोई कुफारा अदा करना चाह रहे हैं और कोई बैलेंसिंग एक्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन बैलेंसिंग एक्ट या कुफारा अदा करने की बात क्यों आएगी? जो केस चलना चाहिए वो तो कानून और आइन के मुताबिक चलना चाहिए। यहाँ पे एक ईसीपी का फैसला मसला ये ना, पहले अगर कानून के मुताबिक नहीं चला तो अब अगर कानून के मुताबिक चलेगा तो बैलेंस हो जाएगा ना। तो इसमें क्योंकि जो 3 रुकनी बेंच था जिन्होंने मुअत्तल किया था रिजर्व सीट्स वाला मामला, और उन्होंने कहा था फिर लार्जर बेंच इसको सुनेगा, फुल कोर्ट सुन रहा है, तो इसमें कानूनी पोजीशन जो है एक तरफ तो ये है सवाल कि क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को रिजर्व सीट मिलनी चाहिए, लेकिन जो दूसरा पहलू है कि अगर इनको नहीं मिलती कानूनी तौर पे तो क्या दूसरी जमातों को मिल सकती है, उस पर तो बड़े वाज़े ऑब्जर्वेशन आ चुके थे, लेकिन वो 3 रुकनी बेंच था। डू यू थिंक कानूनी तौर पे इसमें कितनी गुंजाइश है हुकूमत के पास ये केस इस वक्त? देखिए, कानूनी तौर पे इसमें बहुत गुंजाइश है। एक चीज़ साबित हो चुकी है कि आइन के अंदर एक इबाहम है, और वो इबाहम ये है कि अगर एक सियासी जमात को किसी भी वजह से सीटें नहीं दी जा रही तो क्या उसकी सीटें दूसरों को दी जा सकती हैं? आइन में इसकी गुंजाइश नहीं है। आइन में सिर्फ इस बात की गुंजाइश है कि जितनी सीटें जिस जमात ने उसके तनासब से उसे मिल सकती हैं, लेकिन उसके अलावा नहीं। फिर जैसे अतमरुल्लाह ने सवाल उठाया था कि अगर 200 बंदा आज़ाद जीत जाता है तो उसकी जो है आज़ाद सीटें हैं वो खाली पड़ी रहेंगी, और जब आइन के मुताबिक जब तक ये सीटें तमाम पूर्ण नहीं हो जाती उस वक्त तक आइनी तरमीम नहीं हो सकती। तो मेरे ख्याल में इतना बड़ा इबाहम है, तो ये सिर्फ इबाहम सिर्फ ये दूर नहीं होना, क्योंकि इस बात का भी फैसला होना है शहजाद कि क्या जो इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमात है सिर्फ उसको सिंबल ना मिलने की वजह से आप उसको कहेंगे वो सियासी जमात नहीं रही। इस बात का भी सवाल होगा, और इस बात का इम्कान है कि ये सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का नहीं, PTI को ये मखसूस नशिस्तें जो है मिल जाएँ। सही है। और ऑब्वियसली जो फैसला था इलेक्शन कमीशन का या पेशावर हाई कोर्ट का, उसकी एक बुनियाद ये थी कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने पहले से रिजर्व सीट्स नहीं जमा करवाई हुई, तो अब तो एक जगह रूल और एक कानून आ जाता है कि क्या नई लिस्ट जमा करवा सकते हैं, क्योंकि एक्सटेंड तो की जा सकती है लिस्ट। और दूसरी जगह ये सवाल है जो एक आइनी सवाल है कि क्या तनासुब से ज़्यादा सीटें आपको मिल सकती हैं। ये देखिए, ये प्रोसीजरल मैटर है जो कि इलेक्शन एक्ट है, उसके अंदर तो बड़े वाजे हैं कि अगर आपने लिस्टें जमा नहीं कराई टाइम के ऊपर तो आपको नहीं मिलेंगी, मगर इलेक्शन एक्ट जो है वो आइन पे हावी नहीं हो सकता। जब एक चीज़ आइन में इबाहम पैदा हो गया है, एक वैक्यूम पैदा हो गया है, तो उस वैक्यूम को फिल जैसे भी किया जाएगा उस फिर ये जो प्रोसीजर है और ये जो इलेक्शन एक्ट है इसकी अहमियत नहीं रहेगी। फिर आइन की अहमियत होगी, आर्टिकल 17 की इंटरप्रिटेशन होगी, और सियासी जमात की डेफिनेशन लाई जाएगी कि क्या सियासी जमात जीत के आने वाली होती है या सियासी जमात वो होती है जिसके नाम पे लोग वोट डालते हैं और जिसके नाम पे मैंडेट देते हैं जिस पार्टी को, और ये मैंडेट सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को नहीं दिया गया। अगर आइन में ये इंटरप्रेट कर दिया गया कि ये मैंडेट PTI को मिला है तो फिर ये मखसूस नशिस्तें बराह रास्त PTI को भी मिल सकती है। और इसका जो अब तो खैर वो PTI वाला तो मामला ही खैर खत्म हो गया, वो कह दें अलग बात है फैसले में नहीं, लेकिन आइन की तशरीह के दौरान अगर वो ये डिक्लेयर कर देते हैं कि इलेक्शन लड़ने वाली जो जमात है वो अगर PTI है, वो सब कह रहे हैं कि हमने PTI के तौर पर लड़ा है, लोगों ने वोट भी PTI टेक्निकली तो आज़ाद लड़ा है ना, लेकिन टेक्निकली आइन की जब तशरीह होगी तो फिर कानून पे भी हावी हो जाएगी। और मतीउल्लाह साहब, क्योंकि जो भी फैसला आएगा इसके बड़े फार रीचिंग इंप्लीकेशंस होंगे, सियासी इंप्लीकेशंस भी होंगे, और ये भी एक बहस होगी कि सेनेट का इंतखाबात इसी तनासुब से हुआ है, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ है, ऐसे मामला में क्या होते हैं? क्या जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं या जो पॉलिटिकल इंप्लीकेशंस हैं उसको भी मद्देनजर रखा जाता है? मेरे ख्याल में उसको तो प्रोटेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि इससे पहले अगर फैसला में भी ये चीज़ें होती रही हैं। 88 में जो नीजो की गवर्नमेंट डिसमिस हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा गैर आइनी तौर पे हुई है, मगर उसको बहाल नहीं किया गया। तो ये जो एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का एक प्रिंसिपल है वो उस पर अप्लाई किया जा सकता है। मगर मैं अभी भी ये समझता हूँ कि मेन इशू ये नहीं है कि इजाफी सीटें मिल सकती या नहीं, मेन इशू ये है कि जो इलेक्शन लड़ने वाली जमात अगर उसको सिंबल न दिया जाए या फिर अगर असम्बली में 200-250 आज़ाद उम्मीदवार आ जाएँ तो इसका क्या होगा? फिर इसका मतलब है आइन में इबाहम है, और आइन में इबाहम दूर करने के लिए इलेक्शन लड़ने वाली जमात को जमात तस्लीम किया जाएगा, ना कि जीत के आने वाली जमात को।